क्लोरोसिस किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है? यंगर लीव्स। कौन बताएगा? पीछे आप। मैग्नीज, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल आयरन और कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। ट्यूशन अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इनकम्प्लीट या तो पूछा जाएगा सिंपल कि इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है। उस केस में आपका आयरन और मैग्नीज दोनों राइट जाएगा यंगर लीव्स के लिए। अगर पूछा जाए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म कि इनकम्प्लीट किसके लिए और कंप्लीट किसके लिए, थोड़ा सा आप पुरानी क्लासेस को देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में, बात करते हैं। अच्छा, स्टार्ट कर भी दिया क्या? चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन के अंदर, हमारा लास्ट पॉइंट था कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम की हमने बात किया था। न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम के बेसिस पे न्यूट्रिएंट को 4 तरीके से हमने डिवाइड किया। कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ शो होते हैं? ऑल्डर लीव्स पर शो होते हैं, जिसके अंदर एनपीके, एमजी, एमओ था। ठीक है, उनके अंदर भी डेड स्पॉट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बेसिस पे डेड स्पॉट जिसकी वजह से बनता है उसमें पोटेशियम और मोलिब्डेनम था। पोटेशियम की वजह से जो आपका एपिकल पोर्शन होता है वहां पर होते हैं, जबकि मोलिब्डेनम की वजह से लीव्स के अंदर इरेगुलर शेप में क्या बनते हैं? डेड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। नो डेड स्पॉट की अगर मैं बात करता हूं तो एनपी, एमजी, इन तीनों की वजह से क्या होता है? नो डेड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। पर्टिकुलर फास्फोरस की डिफिशियंसी से पर्पल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, अभी हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे उसके बारे में। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सिम्टम में एक क्लियरली आपको क्या दिखाई देगा कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी अगर प्लांट के अंदर होती है तो ऑल्डर लीव्स वी शेप में येलो हो जाएगी, मतलब उसकी वेन्स जो है वो भी क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी। लेकिन अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होता है तो आपकी वेन्स जो है वो क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट कि यंगर लीव्स पर किस किस न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होते हैं। तो यंगर लीव्स पर किस किस के होते हैं? चाहे सल्फर हो, क्लोरीन हो, आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीज हो, इन सभी के डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर अपीयर होते हैं? यंगर लीव्स पर। इसको भी फिर हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया कि कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी डिफिशियंसी की वजह से पूरी की पूरी वेन्स जो है वो येलो हो जाती है, जिसके अंदर हमने सल्फर और कॉपर के बारे में बात किया। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी डिफिशियंसी अगर होती है तो वेन्स जो है वो ग्रीन रहती है। अगर मान लीजिए कि दो वेन्स होती है, एक मेन वेन होती है और एक एसेसरी वेन होती है, अगर मुख्य शिरा जो है क्या रहे? ग्रीन रहे, लेकिन उसकी जो सहायक सिरा है, जो एडिशनल वेन्स है, वो क्या हो जाए? येलो हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। और ये किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से। यदि मेन वेन के साथ साथ आपकी एडिशनल वेन दोनों ही ग्रीन रहे तो उसे कहा जाता है कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ये किसकी वजह से होता है? मैग्नीज की वजह से। फिर हमने कहा कि ऑल्डर और यंग लीव्स दोनों पर दिखाई देते हैं जिंक की डिफिशियंसी से, और एपिकल पोर्शन पर किसकी वजह से दिखाई देते हैं? बोरॉन और कैल्शियम की वजह से। यहां तक क्लियर हुआ था? फिर हमने बात किया था नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन की डिस्कवरी जो है, सबसे पहली चीज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। एटॉमिक मास 14 होता है। एसेंशियलिटी की डिस्कवरी एक सासुर करके, थियोडी सासुरे थे, 1804 में इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए क्या होता है? एसेंशियल होता है। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक प्लांट के अंदर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन 1.5% होता है। अगर कार्बन की पूछा जाए तो 45%, अगर हाइड्रोजन की पूछा जाए तो 6%, ऑक्सीजन की पूछा जाए तो 45%। क्लियर है? और नाइट्रोजन की पूछा जाएगा तो 1.5%। अब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के बाद हम बात करते हैं कि अपटेक किस फॉर्म में करता है, तो दो फॉर्म में अपटेक करता है। फर्स्ट वन आपकी अमोनिकल फॉर्म, सेकंड वन आपकी नाइट्रेट फॉर्म। ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करते हैं उन्हें अमीनोफिलिक प्लांट्स कहा जाता है, जिसके अंदर आपका सुगर केन है, पोटैटो है, पेडी है और आपका टी है। रीजन क्या है कि ये मेनली कल्टीवेट होते हैं 4 to 6 पीएच जो है सोइल का, वहां पर एसिडिक पीएच के अंदर ये ग्रो होते हैं, तो जाहिर सी बात है अमोनिया को क्या करेंगे? ये अपटेक करेंगे। बाकी अदर प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, और इन्हें नाइट्रोफिलिक प्लांट्स कहा जाता है। जब नाइट्रोजन प्लांट के अंदर आ जाता है तो ये अपने फंक्शन स्टार्ट कर देता है। फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन बेस का आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन को जब हम फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ देते हैं, सॉरी शुगर से अगर हम जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड को अगर हम फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ है।
पहली चीज क्लियर। सेकंड चीज ये है कि नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो RNH2 होता है। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, विटामिन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, चाहे हम विटामिन की बात हो चाहे एंजाइम्स की बात हो, उनके फॉर्मेशन में क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ। थर्ड चीज मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल। जब हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में मिड पॉइंट में होता है आपका मैग्नीशियम और उससे एडिशनल होता है आपका नाइट्रोजन। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में अगर मेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट पूछा जाएगा तो मैग्नीशियम और एडिशनल न्यूट्रिएंट एलिमेंट पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन। और उस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम से जो 4 नाइट्रोजन कनेक्टेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। और एक पोरफायरिन रिंग को बनाने में कितने पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग काम करती है। एक नाइट्रोजन से जो है वो 3 कार्बन और जुड़े हुए होंगे और उन कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, तो उसे बोला जाता है पायरोल रिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने पायरोल रिंग मिलकर एक पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो 4। क्लियर हुआ। लेकिन मैं बात करूं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्डेशन होता है, उसको बनाने के लिए 2 न्यूट्रिएंट एलिमेंट काम होते हैं। एक आयरन है आपका मैग्नीज है, मैग्नीज जो है मेन है और जबकि आयरन क्या है, असिस्टेंट का काम करता है। यहां तक क्लियर हुआ। नाइट्रोजन जो है प्लांट के अंदर रैपिड ग्रोथ करने का काम करता है। क्लियर हुआ। नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट का काम करता है। कौन से प्लांट के लिए, जो फोडर क्रॉप्स होगी। क्यों फोडर क्रॉप्स के लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं फोडर क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स होती है जिनका हम सीड का यूज नहीं करते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग स्टेज के अंदर ही फीड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फोडर या फॉरेस्ट क्रॉप्स कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब जाहिर सी बात है जिस क्रॉप के अंदर रैपिड ग्रोथ होगा तो उसका यूज हम किसके लिए करेंगे, फॉरेज के लिए करेंगे। तो नाइट्रोजन अगर किसी फोडर क्रॉप को हम ज्यादा देंगे तो उसकी रैपिड ग्रोथ होगी। इस वजह से जितनी भी आपकी फोडर क्रॉप्स हैं उनके लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। यदि अदर क्रॉप प्लांट्स की बात करें तो उनके लिए कौन है, पोटेशियम। यहां तक क्लियर हुआ था। नाइट्रोजन के आगे मैंने कहा था कि जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये तो इसका क्या हो गया, फंक्शंस हो गए। फंक्शंस के अलावा कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगी कि जब 1.5% जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है उससे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होंगे, डिफिशियंसी सिम्टम। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस सिम्टम अपीयर होंगे। यहां तक क्लियर है क्या। आपने देखा होगा कि इस पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी अगर पाई गई है, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल सोइल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट कि पूरे विश्व के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि डेफिशिएंट है, तो क्या जाएगा आपका, नाइट्रोजन। क्यों नहीं जाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो प्लांट किससे लेता है, सोइल और वाटर से लेता है। इस वजह से एक लाइन और आप फंक्शन के बाद में लिख लेना, यूनिवर्सल सॉइल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। क्लियर हुआ। यदि आपसे यहां पर यूनिवर्सल सॉइल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट ना पूछकर यहां से कहा जाए कि यूनिवर्सल सॉइल डेफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, क्या पूछा जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, तो उसका नाम क्या होगा, जिंक। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल सॉइल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन है, तो नाइट्रोजन। यूनिवर्सल सॉइल डेफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट पूछा जाए तो जिंक है। ये चीज क्लियर है। अब बात हम करते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर नाइट्रोजन की कमी प्लांट के अंदर होती है तो डिफिशियंसी सिम्टम कहां पर दिखाई देते हैं, ओल्डर लीव्स पर। और ओल्डर लीव्स कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। किस शेप में होती है, येलोनेस इन वी शेप। ये क्लियर है। सेकंड चीज की मैं बात करूं तो एक कॉल क्रॉप है जिसका नाम है आपका कॉलीफ्लावर। ठीक है। कॉलीफ्लावर के अंदर जो फ्रूट होता है उसे हम कर्ड बोलते हैं। और कर्ड यदि किस शेप का हो जाता है, बटन शेप का हो जाता है, और इसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, बटनिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से क्रॉप प्लांट को हम इंडिकेटर ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी बोलते हैं, तो कौन है, इंडिकेटर ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। क्लियर हुआ, कॉलीफ्लावर। थर्ड चीज की मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, रैपिड ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
स्टारवेशन, स्टारवेशन को हिंदी में बोलते हैं भुखमरी, मतलब पूरा प्लांट के अंदर जो है किसकी डिफिशियंसी हो रही है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो रही है, इस वजह से प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो स्टारवेशन डिजीज, ठीक है। ये तो है आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्लियर हुआ? एक बार आप लिख रहे हो क्या इनको साथ के साथ? चलो एक बार लिख लो, या पहले एक बार हम समझ लेते हैं उसके बाद लिख लेना। साथ के साथ लिखना है तो जल्दी लिखो। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम कहां शो होते हैं? ऑल्डर लीव्स पर। किस शेप में होते हैं? वी शेप में। कॉलीफ्लावर के अंदर बटन शेप, जिसे हम क्या बोलते हैं, बटनिंग। इस वजह से नाइट्रोजन डिफिशियंसी का कौन सा क्रॉप है? कॉलीफ्लावर। स्टारवेशन डिजीज किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? कॉलीफ्लावर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर के फ्रूट को क्या बोलते हैं, तो इसे कहा जाता है कर्ड, जबकि आपका जो कैबेज है उस कैबेज के फ्रूट को कहा जाता है हेड। चलिए मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। सेकंड चीज की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की एक्सेस के क्या सिम्टम है? एक्सेस, एक्सेस का मतलब हो गया कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा मात्रा में। यदि मान लीजिए प्लांट के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट आएगा? वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है ग्रेन फॉर्मेशन ज्यादा होगा या स्ट्रा का फॉर्मेशन ज्यादा होगा? स्ट्रा फॉर्मेशन। यदि वेजिटेटिव ग्रोथ इंक्रीज होती है तो स्ट्रा का फॉर्मेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, और आपका ग्रेन फॉर्मेशन क्या होता है? कम होता है। पहली चीज के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रा और ग्रेन रेशो जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है? या फिर ग्रेन या स्ट्रा रेशो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये चीज क्लियर है? मान लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ज्यादा है तो सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि प्लांट की हाइट जो है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर प्लांट की हाइट ज्यादा है और आपकी विंड स्पीड जो है वो क्या है? हाई है, उस कंडीशन के अंदर प्लांट क्या हो जाएगा? आपका गिर जाएगा, और उस गिरने को हम क्या बोलते हैं? लॉजिंग। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है तो प्लांट के अंदर फोलिएज का फॉर्मेशन यानी जो लीफ का फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब मान लीजिए फोलिएज फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, जैसे कि मैं एक प्लांट बनाता हूं कि यहां पर जो पत्तियां हैं वो क्या बन रही है? ज्यादा बन रही है। जब फोलिएज फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ये जो सोइल सरफेस वाला पार्ट है वो भी क्या होगा? ज्यादा कवर्ड होगा। जब सोइल सरफेस वाला पार्ट ज्यादा कवर्ड होगा तो यहाँ पर मॉइस्चर का कंजर्वेशन क्या होगा? ज्यादा। क्यों होगा? क्योंकि लाइट डायरेक्टली इसको इवेपोरेशन लॉसेस नहीं कर पाएगी। समझ में आया? जब मॉइस्चर अगर यहाँ ज्यादा होगा तो आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा नमी होता है वहां पर फंगस का टेक क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फोलिएज इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? मॉइस्चर बढ़ेगा। ठीक है, और मॉइस्चर अगर बढ़ेगा तो किसका अटैक ज्यादा होगा? फंगस का अटैक ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर हुई? इसके अलावा हम और देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की एक्सेस होती है, यानी नाइट्रोजन की अगर अधिकता होती है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन अधिक है तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा बनेगा। अमीनो एसिड अगर ज्यादा बन रहे हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी क्या होगा? ज्यादा। अगर मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा तो उसके अंदर कौन से पेस्ट ज्यादा अटैक करेंगे? सकिंग पेस्ट का अटैक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ क्या ये चीज? यहां तक समझ में? सेकंड चीज में अगर मैं बात करूं कि यदि मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा किसी क्रॉप को हम ज्यादा देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक हॉलोनेस हो जाता है। जैसे आप पोटैटो के अंदर देखोगे, यदि आप नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में दोगे तो उसके अंदर हॉलोनेस हो जाता है, यानी खोखलापन डेवलप हो जाता है। तो नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है? हॉलो थर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी की वजह से। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की वजह से क्या होता है? होलो हर्ट होता है। मेनली किसमें होता है? ये पोटैटो के अंदर होता है। ठीक है, जबकि पोटैटो के अंदर ब्लैक हर्ट जो होता है, ब्लैक हर्ट जो है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है?
ऑक्सीजन की कमी, जब हम इनका स्टोरेज करते हैं और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इन पोटैटो के अंदर ब्लैक मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हर्ट। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से। ये सारे एक्सेस समझ में आए क्या आप लोगों को? चलिए एक बार इनको लिख लीजिए। देखो, एक लॉजिंग होता है और एक होता है लॉगिंग। ठीक है, एक तो होता है क्रॉप लॉजिंग, एक होता है वाटर लॉगिंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, LODGING यानी प्लांट के अंदर लोड हो चुका है, यानी विंड स्पीड ज्यादा होगी तो प्लांट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसे तो हम क्या बोलेंगे? लॉजिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि फील्ड के अंदर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों किससे फुलफिल हो जाए? वाटर के द्वारा सेचुरेट हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। एक होता है आपका क्रॉप लॉगिंग। जब हम शुगर केन की बात करेंगे तो हवाई एक देश है जहां पर शुगर केन के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है उसको पता लगाने के लिए एक टेक्निक फॉलो की गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे लिख लेंगे इनको, एक बार आप ये बना लीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना भाई, लिखने दो एक बार। ऐसे ही शॉर्ट में सही है या फिर थ्योरी लिखे? थ्योरी से कोई मतलब नहीं होगा मेरे ख्याल से ना। लिख लिया? चलो, ये भी लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए ब्राउन हर्ट जो है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो याद रखना किसकी वजह से होता है? ब्राउन हर्ट बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक, जो भी कॉल क्रॉप्स है उनके अंदर ब्राउन हर्ट जो है किसकी वजह से होता है? बोरोन डिफिशियंसी। आगे हम बोरोन पढ़ेंगे तब आपको। और मनीष कुमार एक बार और समझा दो। बिल्कुल मनीष, ऐसा करते हैं अपन एक बार पहले पढ़ते हैं उसके बाद में लिखना, तो ये ज्यादा सही रहेगा, है ना? लिखिए ये, देखो। एक बार और समझा देते हैं कि नाइट्रोजन की एक्सेस की जब बात होती है, यानी प्लांट के अंदर जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है 1.5%, उससे अगर ज्यादा मात्रा में प्लांट के अंदर नाइट्रोजन होता है तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा। और वेजिटेटिव ग्रोथ जब ज्यादा होती है यानी जाहिर सी बात है आपका जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है वो क्या बनेगा? ज्यादा, यानी भूसे की मात्रा क्या होगी? ज्यादा, जबकि ग्रेन फॉर्मेशन क्या होगा? कम। तो एक्स्ट्रा और ग्रेन का जो रेशो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज। मतलब ये उल्टा है, एक्स्ट्रा ऊपर है और ग्रेन नीचे है। जैसे मान लीजिए 10 जो है वो हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है और 5 हमारा ग्रेन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 10:, मतलब 2:1। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 5:10। ग्रेन ऊपर चला गया और एक्स्ट्रा नीचे चला गया तो ये क्या हो जाएगा? 1:2। इसका मतलब ग्रेन और एक्स्ट्रा रेशियो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाइट अगर बढ़ेगी तो, हाइट अगर ज्यादा रहेगी और विंड स्पीड अगर ज्यादा चलेगी तो जाहिर सी बात है आपका प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसे हम बोलते हैं क्रॉप लॉजिंग। इसके बाद में अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं तो फोलियज ग्रोथ क्या होती है? ज्यादा। जब फोलियज ग्रोथ ज्यादा होगी तो सोइल का सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा कवर्ड होगा। ज्यादा कवर्ड होगा तो लाइट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो सोइल से नहीं हो पाएगा और उस कंडीशन के अंदर मॉइस्चर क्या होगा? कंजर्व होगा। और मॉइस्चर अगर जहां पर ज्यादा होता है तो वहां पर फंगस का अटैक क्या होता है? ज्यादा होता है।
फिर हमने बात किया कि यदि मान लीजिए नाइट्रोजन अगर ज्यादा मात्रा में देते हैं तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, अमीनो एसिड ज्यादा बनते हैं तो प्रोटीन ज्यादा बनता है, प्रोटीन की नेचर जो है थोड़ा स्वीटनेस नेचर का होता है, इस वजह से सकिंग पेस्ट का अटैक क्या होता है आपके ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन को अगर हम ज्यादा देते हैं तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनके अंदर होलो हर्ट हो जाता है, यानी उनका जो स्टेम वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, ठीक है। और मेनली किस में होता है आपके पोटैटो के अंदर, ठीक है। और बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से भी क्या होता है, होलो हर्ट होता है। अगर पोटैटो के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है स्टोरेज कंडीशन के अंदर तो क्या हो जाता है, ब्लैक हर्ट हो जाता है। यहां तक हमने बात किया है नाइट्रोजन के एक्सेस की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है। कुछ कन्वर्जन्स की हम बात करते हैं जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यदि मैं बात करूं प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की, यदि मान लीजिए 100% प्रोटीन है तो उस 100% प्रोटीन में 16% क्या होता है आपका, क्या होता है, नाइट्रोजन। 100% प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन होता है, 16%। अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन को मैं कैलकुलेट करूं तो 100% ऊपर आ जाएगा और 16 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करते हो तो क्या आएगा, 6.25। इसका मतलब हुआ कि 6.25 जो प्रोटीन है उस 6.25 प्रोटीन में नाइट्रोजन क्या है, एक है। ये चीज समझ में आई नहीं है। 100% प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना है, 16%। दैट इज क्लियर। यदि मैं कहूं कि भाई एक नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रोटीन में प्रेजेंट होगा तो 100 डिवाइडेड बाई 16 कितना आया, 6.25। 6.25 प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन। क्लियर है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 नाइट्रोजन दिया हुआ है, आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से हमारे लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या निकला कि यदि अगर हमें नाइट्रोजन दे रखा होता है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.25 से। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रोटीन निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या। जब आप एमएससी में जाओगे और वहां पर जब आप क्रॉप्स जब रिसर्च वर्क करोगे तो आपसे कहा जाएगा कि प्रोटीन क्वालिटी पैरामीटर्स में आप प्रोटीन का रखोगे, तो सिंपल से आप नाइट्रोजन कैलकुलेट करोगे, उसको 6.25 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, प्रोटीन कंटेंट निकल के आ जाएगा। समझ में आया ये चीज। इसके अलावा एक और कन्वर्जन फैक्टर की मैं आपको बात करता हूं जहां से हर एग्जाम के अंदर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब मैंने नाइट्रोजन स्टार्ट किया तो नाइट्रोजन के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई, एक होता है इसका एटॉमिक नंबर और एक होता है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। एटॉमिक मास कितना होता है, 4। एक और चीज आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर और मास जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कितना होता है, 1 होता है। ये चीज क्लियर है। एग्जाम के अंदर मेनली फास्फोरस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है NH4 प्लस में। क्लियर है। आपको नाइट्रोजन दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है NO3 में। क्लियर है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। जनरली क्या होता है बच्चे, इसको रटने की कोशिश करते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, NH4 में। पहले इस NH4 को पकड़ो। अगर इस NH4 की मैं बात करूं तो NH4 में क्या है, N का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। हाइड्रोजन का कितना होता है, 4। कितने हो गए, 18। किसको कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन को। जिसको कन्वर्ट करना है उसको कहां लिखना है, नीचे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। क्लियर है। 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 14। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.282। एक बार देखना यही आ रहा है क्या, कितना आया, 1.282। तो जाहिर सी बात है हमें नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1.282। क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, NH4। रटना नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है, NH4 के अंदर, चाहे आप सुपरवाइजर का कोई सा जॉबनेर वाला अभी वाला पेपर देख लीजिए, टीए वाला पेपर देख लीजिए, हर एग्जाम के अंदर इस कन्वर्जन फैक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको दो चीजें याद रखना है, मेन चीज याद रखना है कि किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, NH4 में। इसका एटॉमिक मास को कहां रखना है, ऊपर रखना है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसके एटॉमिक मास को कहां रखना है, ऊपर, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको कहां रखना है, नीचे। क्लियर है। अगर इस एटॉमिक मास से आप सॉल्यूशन करते हो तो कितना आता है, 1.282। नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.282 से। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH4 आपको दिया हुआ है, किसमें कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन में। जाहिर सी बात, इसको आप उल्टा कर देते तो क्या निकल के आ जाता, आपकी जो भी वैल्यू आती आप निकाल लोगे इस तरीके से। अगर मैं बात करूं कि नाइट्रेट में अगर कन्वर्ट करना है तो नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है।
क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा आपका, केवल एक सिंगल नाइट्रोजन है यानी 14 आ जाएगा। अगर हम बात करें 16 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 14 कितना होगा टोटल, एक बार देखना। 64 डिवाइडेड बाई 14 कितना आएगा, 4.43। एक बार देखना कितना आ रहा है, 4.43। अच्छा सॉरी 52 48 से 62 ना, रुको कितना हो जाएगा, 14 प्लस 48 62 डिवाइडेड बाई 14। इसको एक बार सोल्व करना, कितना आ रहा है 4.42। 62 डिवाइडेड बाई 40 4.42 4.42 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.42। तो हमें नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4.42 से। क्या निकल के आ जाएगा हमारा, नाइट्रेट। ये चीज समझ में है क्या? अगर आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, आपको पता होगा कि कोई भी प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में अपटेक नहीं करता है। किस फॉर्म में अपटेक करता है, या तो नाइट्रेट में या अमोनिकल फॉर्म में। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, न्यूमेरिकल पोर्शन बना सकता है कि मान लीजिए एक फार्मर को नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्लांट किस फॉर्म में अपटेक करता है, नाइट्रेट फॉर्म में करता है। इतने नाइट्रोजन देना है तो नाइट्रेट के रूप में कितना ग्रहण करेगा, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होगा नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट के रूप में। जब हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अभी आपको केवल ये चीज समझ में आई क्या, ये कन्वर्जन समझ में आया क्या, कि नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना है, ये चीज समझ में आई। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और यहां से फेमस है जो आपको याद रखना है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड की जब मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन जो है वो दो तरीके की होती है, एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है और एक आपका इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है। तो जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को आप कैलकुलेट करते हो तो उसे हम बोलते हैं टोटल नाइट्रोजन। क्या कहा जाता है, टोटल नाइट्रोजन। जब केवल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कैलकुलेट करते हो कि सोइल के अंदर कितना इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, उसे कहा जाता है अवेलेबल नाइट्रोजन। यूजी के अंदर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक जेल्डाल मेथड आपने सुना होगा नाम। अगर टोटल नाइट्रोजन फील्ड में निकालना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, जेल्डाल मेथड। इस जेल्डाल मेथड के अंदर अगर मैं रिएजेंट की बात करूं, किसकी, रिएजेंट की बात करूं, तो इसमें यूज किया जाता है H2SO4 या इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड टोटल नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, जेल्डाल मेथड। कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, H2SO4। क्लियर हुआ, या जिसे क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां तक समझ में आया। अगर मान लीजिए अवेलेबल नाइट्रोजन की बात होगी तो इसको निकालने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसका नाम है सूबिया एंड आसीजा मेथड। ठीक है, ये इन्होंने दिया था 1956 में। अब इसके अंदर भी एक रिएजेंट होगा, रिएजेंट, ठीक है। यहां रिएजेंट जो यूज किया जाता है 0.32 KMnO4, जिसे हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। याद रखना है KMnO4 को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कुछ और इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, मिक्स इंडिकेटर जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है मिथाइल रेड प्लस ब्रोमो सेरेसोल। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा मेथड जो है नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है, कौन कौन सा, तो याद रखना है जेल्डाल मेथड है और आपका सूबिया आसीजा मेथड है। क्वेश्चन पूछा जाए टोटल नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जेल्डाल मेथड, रिएजेंट H2SO4, अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए कौन सा मेथड, सूबिया एंड आसीजा मेथड। कब दिया था, 1956 में, 1956 में। रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, 0.32 KMnO4। मिक्स इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है, मिथाइल रेड प्लस ब्रोमोसिरेसोल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मिक्स इंडिकेटर का नाम क्या है, मिथाइल रेड प्लस ब्रोमोसिरेसोल को क्या कहा जाता है, मिक्स इंडिकेटर, जबकि सेल्फ इंडिकेटर किसे कहा जाता है, KMnO4 को। ये 0.32% है। यहां से क्लियर है कि आपसे थोड़ा इसको रटने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। अब आपने पढ़ा होगा कि इन मेथड से हमने नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर लिया। सोइल के अंदर हम रेटिंग कैसे दें कि हमारी सोइल के अंदर नाइट्रोजन कम है,
या मॉडरेट है या फिर ज्यादा है। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने इन मेथड के बेसिस पे कुछ वैल्यू को फिक्स किया हुआ है कि अगर मान लीजिए जब आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हो और अवेलेबल नाइट्रोजन की रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो फील्ड के अंदर अगर रेटिंग लो हम कब कहेंगे, मॉडरेट कब कहेंगे और हाई कब कहेंगे कि सोइल के अंदर लो नाइट्रोजन है। तो लो नाइट्रोजन कहेंगे जब फील्ड के अंदर नाइट्रोजन 280 केजी प्रति हेक्टेयर से क्या हो, कम हो। मॉडरेट कब कहेंगे, 280 से 560 केजी पर हेक्टेयर हो। और हाई कब कहेंगे, जब सोइल के अंदर नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट हो, 560 से केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा हो। तो समझ में आया क्या, ये नाइट्रोजन की रेटिंग जो है हम तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एस्टिमेट किया, अवेलेबल नाइट्रोजन कैलकुलेट किया। अगर अवेलेबल नाइट्रोजन 280 केजी प्रति हेक्टेयर से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे कि सोइल के अंदर नाइट्रोजन क्या है, लो है। मॉडरेट कब कहेंगे कि जब 280 से 560 केजी प्रति हेक्टेयर हो। हाई कब कहेंगे, जब 560 से ज्यादा हो। तो क्या होगा, हाई नाइट्रोजन है। समझ में आया या नहीं आया ये चीज? यहां तक आप एक बार और समझिए, फिर उसके बाद में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता चला। ठीक है, पहला है प्रोटीन वाला। प्रोटीन वाले में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। 100% प्रोटीन के अंदर 16% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस वजह से 100 डिवाइडेड बाय 16 क्या आ जाएगा, 6.25। इसका मतलब ये बात 6.25 प्रोटीन के अंदर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 से। क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्रोटीन निकल के आ जाएगा। सेकंड, आपको कन्वर्जन फैक्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि किसमें चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है उसके एटॉमिक मास को ऊपर लिखना है, ठीक है, और जिसको चेंज करना है उसको नीचे लिखना है। तो इस तरीके से वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। नाइट्रोजन को अगर नाइट्रेट में करना है तो 4.42 से। कैसे किया कि 4.42 नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन का 14, 16 इंटू 3, 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 16 इज मल्टीप्लाइड विथ 3, कितना आएगा, 48। 14 और 48 कितना होता है, 62। 62 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा, 4.42। ये चीज समझ में आई क्या? इसके बाद हमने बात किया एस्टिमेशन मेथड के बारे में। एस्टिमेशन टोटल नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, अवेलेबल नाइट्रोजन का। 2019 के अंदर जब फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो जेलदार। यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है। रिएजेंट जो है यहाँ पर H2SO4 यूज किया जाता है। अवेलेबल नाइट्रोजन निकालने के लिए सूब या असीजा मेथड फॉलो करते हैं, 1956 में इन्होंने दिया था। रिएजेंट जो है 0.32% है। केमेनो 4 जो है इसके अंदर रिएजेंट यूज किया जाता है, जिसे हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर मिक्स इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। दो इंडिकेटर है जिनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मिक्स इंडिकेटर, मिथाइल रेड और ब्रोमो सेरेसोल। इसके बेसिस पे जो है इनकी रेटिंग की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन अगर फील्ड के अंदर 280 केजी पर हेक्टेयर से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई सोइल का स्टेटस क्या है, लो नाइट्रोजन है। मॉडरेट कब कहेंगे, जब 280 से 560 केजी होगा। हाई कब कहेंगे, जब 560 से ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार आप इसको लिख लीजिए। भाई वो कॉपर ही है, क्लोरीन की वजह से जाहिर सी बात है कर्लिंग, ट्विस्टिंग और ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है क्रो प्लांट्स की। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बार आपको ये समझ में आया क्या, ऑनलाइन जितने बच्चे हैं? मुकेश, मनोज, विकास, दीपक, नारायण, समझ में आ रहा है भाइयों आपको? एक बार जल्दी लिखने की कोशिश करना। किशन सर ने आपको बेमलन फैक्टर के बारे में बताया, बता दिया? ऑर्गेनिक मैटर की रेटिंग के बारे में बताया। जिस तरीके से नाइट्रोजन का तीन तरीके से हम रेटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर की हम रेटिंग करते हैं। अगर सोइल के अंदर 0.5% से अगर कम ऑर्गेनिक मैटर तो उसे बोलते हैं कि लो ऑर्गेनिक मैटर वाली सोइल है। 0.5 से 0.75 के बीच है तो मॉडरेट ऑर्गेनिक मैटर है, और 0.75 से अगर ज्यादा है तो हाई ऑर्गेनिक मैटर है। इस कन्वर्जन फैक्टर में आप और सिंपल तरीके से लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है क्या ये वाला? चलो इसी को लिखो फिर।
मेनली कन्वर्जन फैक्टर में ना फॉस्फोरस का ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उसको भी हम इसी तरीके से समझेंगे, रटना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना था। तुम्हें जल्दी जल्दी इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अगर मान लो भविष्य में तुम्हारा मन चेंज हो जाए कि हमें एग्रीकल्चर को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करना है ना, तो रिटर्न की प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना अभी से, है। जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल होता है उसमें पूरा आपका जनरल एग्रीकल्चर आता है, जो आप अभी पढ़ रहे हो यही आपके जो है यूपीएससी के अंदर मेंस में आता है। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करते हो तो वहाँ 2 मेंस होते हैं, उसके अंदर पूरा एक एग्रीकल्चर होता है जिसको 2 भागों में डिवाइड किया होता है, एक आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाला और एक आपका प्लांट साइंस वाला। नेचुरल रिसोर्सेज में सोइल, एग्रो जो भी आते हैं वो सारे हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो एक पल्लवी सरकार करके ब्लॉग बना हुआ है, पल्लवी सरकार, ठीक है, गूगल पे आप डालना। 1976 से लेकर 2019 तक के जितने भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर हैं वो इन्होंने पल्लवी सरकार करके, ये एग्रीकल्चर से एमएससी है टीएनयू से, और ये भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है। अगर तुम्हारा मन हो साथ के साथ तैयारी करने का, लिखने का, क्योंकि यही आएगा, जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो वही बाद में है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, ये एस्टिमेशन मेथड, कंफ्यूजन नहीं होना है कौन सा टोटल नाइट्रोजन के लिए, कौन सा अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए। कल मैंने आपको यार एक बायोकेमिकल बिहेवियर के बेसिस पे बताया था, मिंजल एंड क्रिक बाई वाला, वो 1978 नहीं है, वो 1938 है, ठीक है, उसको 1938 कर लेना। बायोकेमिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिखाया था उसमें मेरे ख्याल से आपको 1978 लिखाया होगा, उसको 1938 कर लेना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो अपन इतने परफेक्शन नहीं है, गलतियां जाहिर सी बात है। 1938 है ना, इसके बाद ये लिख लो आप, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अरे नहीं संतोष, यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ कर रहे हैं, वैसे करना चाहिए अगर मन में हो तो सब लोगों को, लेकिन एक बार एमएससी में एडमिशन ले लो आप, उसके बाद 2 साल का टाइम रहेगा, अच्छे से तैयारी करना। लिखा? लिखो लिखो। लिखिए प्रश्न। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आई, क्योंकि राइटिंग थोड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सूबिया एंड आसीजा लिखा हुआ है, रिएजेंट लिखा हुआ है, 0.32% है, KMnO4 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। मिक्स इंडिकेटर में ये दोनों आएंगे, मिथाइल रेड प्लस ब्रोमोसिरेसोल। आपसे पूछा जाएगा किस किस मिक्सचर को जो है मिक्स इंडिकेटर कहा जाता है, मिथाइल रेड प्लस ब्रोमोसिरेसोल को क्या कहा जाता है, मिक्स इंडिकेटर कहा जाता है। मतलब अपन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के साथ आपके 3-4 चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं। आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसके इंडिकेटर से रिलेटेड, या उसके रिएजेंट से रिलेटेड, या उसके मेथड से रिलेटेड, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के साथ आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट भी कवर करते हुए चलेंगे। लिख लिया? चलिए, ये और लिख लीजिए एक बार, रेटिंग।
जिसने ऑर्गेनिक मैटर की नहीं लिख रखी है वो भी लिख लेना। ऑर्गेनिक मैटर की 0.5% को लो, 0.5 से 0.75 जो है मॉडरेट और 0.75 ये परसेंट में है सब, है ना। जेल्डाल साइंटिस्ट था और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जिसे हम जेल्डाल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट सिलेबस में जब से हमने क्लास स्टार्ट किया था और जब तक सैटरडे तक क्लास रहेगा उसके बीच तक का पूरा कंटेंट जो है आपके सिलेबस में आएगा। इसका रीजन यही है, अगर हम मान लीजिए अभी अभी का देंगे तो आप पुराना वाला नहीं पढ़ोगे, जितना वेटेज इधर का रहेगा उतना ही पीछे का रहेगा, है ना। तो आप पूरा एग्रोनॉमी को साथ में कवर करते हुए चलना, रोजाना थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा। बीच बीच में एक ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें अपन पूरा जब से पढ़ा है पूरा कवर कर देंगे, है ना, 1 घंटे के अंदर। लिखाइए। चलिए देखो, एक चीज और आपको अगर ध्यान नहीं हो, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो 100% ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना होता है? 58% क्या होता है? कार्बन होता है। ये चीज क्लियर है। यदि आपसे कहा जाए कि कार्बन आपको दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 100% ऑर्गेनिक मैटर में कितना कार्बन प्रेजेंट है? मैंने कहा था कि जिसमें कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना है? ऑर्गेनिक मैटर में। कितना है? 100। किसको कन्वर्ट करना है? कार्बन को। कितना है? 58। जब आप 58 का डिवाइडेशन करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 1.724। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.724 से करना है। ये पहली बार जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, जिन्हें हम बोलते हैं बैमलेन। ठीक है, और इस फैक्टर को कहा जाता है बैमलेन फैक्टर। तो अगर किसी को पता नहीं हो तो इस चीज को भी आप मेंशन कर लीजिएगा। समझ में आया? ऐसा कहा जाता है कि 100% ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 58% कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है? ऑर्गेनिक मैटर में। किसको कन्वर्ट करना है? कार्बन को। मैंने आपको बताया जिसमें कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखना है, जिसके द्वारा कन्वर्ट करना है उसको नीचे रखना है। तो ऊपर किसको रखेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को। कितना है? 100। किसको कन्वर्ट करना है? कार्बन को। कितना है? 58। इसको जब आप सोल्व करते हो तो कितना आता है? 1.724। तो 1.724 से कार्बन को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। और इस फैक्टर के बारे में सबसे पहले किसने दिया था? बैमलेन ने बताया था। इस वजह से क्या कहा जाता है? बैमलेन फैक्टर। अब आपके पास भी एक ऑप्शन है, आप नाइट्रोजन को किसी और में कन्वर्ट कर दो और अपना नाम लिख देना। ठीक है, नहीं चाहते हो? चलो, ये बेसिक चीज है, अगर किसी को पता नहीं हो तो लिख लीजिएगा इसको भी। मैंने आपको 2-3 क्लासेस के पहले जब टीलेज खत्म हुआ था तो रेजिड्यू मैनेजमेंट करके एक छोटी सी क्लास हमने ली थी। ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी आपके सीएन रेशियो से रिलेटेड, कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो से रिलेटेड। और उसमें मैंने एक चीज कहा था कि अगर मान लीजिए किसी रेजिड्यू का सीएन रेशियो 20:1 से अगर कम होता है तो उसके अंदर मिनरलाइजेशन होता है या फिर इमोबिलाइजेशन होता है? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब ये हो गया मिनरल का बनना। मिनरल का बनना मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म का बनना, यानी ऑर्गेनिक से क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक। मैंने कहा कि किसी रेजिड्यू का सीएन रेशियो 30:1 से अगर ज्यादा होता है तो क्या होता था? इमोबिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होती थी? ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती थी। आपको यहां तक पता था क्या? चलिए, पता है तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जहां से हर एग्जाम के अंदर इस चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है, कितना टेम्परेचर होता है, कितना पीएच होता है, जिसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या कहा जाता है? मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ? मिनरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि भाई ऑर्गेनिक फॉर्म है उससे क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है। ऑर्गेनिक मान लीजिए क्या है आपका? प्रोटीन है। इनऑर्गेनिक मान लीजिए आपका क्या बन गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के रूप में या तो NH4 बन गया या फिर NO3 बन गया। दैट इज क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मान लीजिए सोइल के अंदर आपने क्या किया? प्रोटीन को डाला। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन कैसे होगा कि यहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे जिनको हम बोलते हैं हेटेरो
ट्रॉफिक नेचर वाले। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? दोज आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म या अदर एक्टिविटीज फॉर देयर फूड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। समझ में? एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आ रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक नेचर वाले। वो क्या करेंगे? इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो याद रखना हेटेरोट्रॉफिक के अंदर दो इंपोर्टेंट है, एक आपका बेसिलस है और एक आपका स्यूडोमोनास है। ये क्या करेंगे? इस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या बनता है? RNase2 बनता है। क्या बनता है? RNase2, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? इस अमीनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम एमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइन। और एमाइन के बनने की इस प्रोसेस को कहा जाएगा एमिनाइजेशन। क्या कहा जाएगा? एमिनाइजेशन। ये चीज क्लियर हुई क्या? यहां तक समझ में आया? एमिनाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड with the help of the heterotrophic bacteria like Bacillus and Pseudomonas is known as aminization। समझ में आया? इस एमिनाइजेशन के बाद में क्या होगा कि जो आपका अमीनो एसिड बना है ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका NH4 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? NH4 में। और इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनिया बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन। क्या कहा जाएगा? अमोनिफिकेशन। और इस अमोनिफिकेशन में भी जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो किस नेचर के होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक बेसिलस हो जाएगा और एक आपका स्यूडोमोनास हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? फॉर्मेशन कन्वर्जन ऑफ एमाइन इनटू द अमीनो या अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ये चीज समझ में? फिर इसके बाद में आपने सुना होगा कि ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया कुछ स्टेप्स में कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट होता है? आपके नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती है, इसमें भी क्या होता है? दो स्टेप फॉलो होती है। इन दो स्टेप की अगर मैं बात करूं तो एक को हम बोलते हैं ए स्टेप और सेकंड को बोलते हैं बी स्टेप। ए स्टेप में क्या होगा कि जो अमोनिया था ये किस में कन्वर्ट होता है? NO2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये NO2 किस में कन्वर्ट होता है? आपके नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? अब इसको हम बोलते हैं NO2 को नाइट्राइट। क्या कहा जाता है? नाइट्राइट। ठीक है, जबकि इसको कहा जाता है नाइट्रेट। क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। नाइट्राइट के बनने की प्रक्रिया को इसे कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाएगा? नाइट्रिफिकेशन। जबकि इसको क्या कहा जाएगा? नाइट्रेटफिकेशन। क्लियर हुआ? और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन। क्लियर हुआ? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नोन एज अ नाइट्रिफिकेशन। क्लियर हुआ? इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन कितने स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है? दो स्टेप में, ए और बी। फर्स्ट में क्या हुआ कि अमोनिया किस में जाएगा? नाइट्राइट में जाएगा। नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट में। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर कौन कौन से बैक्टीरिया काम होते हैं। देखो बी से अगर हम बात करें तो एक होता है आपका नाइट्रोसोमोनास और बी से क्या हो जाएगा? नाइट्रोबैक्टर। क्या हो जाएगा? नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर कौन से स्टेप में काम आता है? सेकेंड स्टेप में काम आता है। बी से क्या हो जाएगा? बैक्टर। क्लियर हुआ? अमोनिया था, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन दो पार्ट में कन्वर्ट होगी। पहले पार्ट में अमोनिया से क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइटफिकेशन। नाइट्राइटफिकेशन। क्लियर हुआ? और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म काम आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोमोनास। क्लियर हुआ? उसके बाद में नाइट्राइट बनने के बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेटफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन। इन दोनों को मिलाकर कहा जाएगा। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आएगा उसका नाम क्या है? नाइट्रोबैक्टर। क्लियर हुआ? एक चीज और याद रखना है कि इस नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो ये बैक्टीरिया काम आते हैं इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? नाइट्रोबैक्टीरिया। यानी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? नाइट्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। समझ में आया या नहीं आया? इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए। तो एग्जैक्ट अगर ऑप्शन में दिया हो 8.5 तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 8.5। अगर रेंज में दिया हो तो 6.5 से 7.5 आपका क्या होगा? राइट आंसर। सेकंड आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है तो 35 डिग्री सेल्सियस राइट होगा। यदि रेंज में दिया है तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस राइट होगा।
समझ में आया क्या? अब यहां पर क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया। मैंने आपको बताया कि जब नाइट्रोजन के मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ऑर्गेनिक फॉर्म से क्या बनता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म। यानी प्रोटीन आपको दिया हुआ है तो क्या बनेगा, या तो अमोनिकल बनेगा फिर नाइट्रेट बनेगा। इसे क्या कहा जाता है, मिनरलाइजेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन की मिनरलाइजेशन की बात करते तो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर कौन ब्रेक डाउन करेगा, बेसिलस और स्यूडोमोनास। ये किस नेचर के हैं, हेट्रोट्रोफिक नेचर के हैं। पहली स्टेप क्या है आपकी, एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन का मतलब क्या है, या एमिनिफिकेशन इसको हम बोल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू दी अमीनो एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, एमिनाइजेशन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन की फर्स्ट स्टेप कौन सी है, तो कौन सी है, एमिनाइजेशन। जो एमाइन बने हैं उन एमाइन का अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना, किसमें, अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। अगर नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन की सेकंड स्टेप की बात की जाए तो क्या है आपका, अमोनिफिकेशन है। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं वो हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं, बेसिलस होता है और आपका स्यूडोमोनास होता है। यहां तक समझ में आया? अगर हम नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन की थर्ड स्टेप की बात करें तो उसका नाम क्या है आपका, नाइट्रिफिकेशन। कौन सी है, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अमोनिकल फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये चीज समझ में आई? नाइट्रिफिकेशन दो पार्ट में कन्वर्ट होती है, सबसे पहले नाइट्राइट बनेगा फिर नाइट्रेट बनेगा। अमोनिकल से नाइट्राइट बनने की प्रक्रिया के अंदर जो बैक्टीरिया काम आता है उसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया में जो काम आता है उसका नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, नाइट्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। पीएच की बात होगी तो पीएच कितना होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट पूछा गया है तो 8.5 और रेंज में दिया हुआ है तो 6.5 से 7.5। अगर टेम्परेचर की बात है तो एग्जैक्ट है तो 35 डिग्री सेल्सियस, और यदि रेंज में दिया है तो 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये चीज समझ में आई क्या? एक बार आप लिखना जैसे मैं लिखाता जा रहा हूं, ठीक है? आपको ये समझ में नहीं आया होगा पूरी रामायण। फर्स्ट लिखा मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करना। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर CN रेशो जो है 20:1 कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मिनरलाइजेशन। 30:1 से अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, यदि 30:1 होता है तो इसमें क्या होता है, बोथ। ठीक है, मिनरलाइजेशन के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर लिखना फर्स्ट, आपको प्रोटीन दिया हुआ है, प्रोटीन के ऊपर अटैक करेंगे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, जिनके अंदर दो हैं, एक आपका स्यूडोमोनास है और एक आपका बेसिलस है, और बनाएगा आपका RNH2 जिसको हम बोलते हैं एमाइन। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा एमिनाइजेशन। क्या कहा जाएगा, एमिनाइजेशन, जो कि नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन की क्या है, फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? इसके बाद में एक बार यहां तक लिखो। ठीक है, मेरे ख्याल से ऊपर वाला लिख लिया होगा। या फिर इसको ही कंटिन्यू कर लेना, सॉरी, इसको यहां से कंटिन्यू कर लेना इधर से। NH4 जहां आपने लिखा हुआ है
समझ में आया ये? थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ये अमोनिकल से यहां से कंटिन्यू कर लेना फिर। याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए अमोनिफिकेशन के अंदर टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 से 40 डिग्री से। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, अगर ऑप्शन में 35 डिग्री सेल्सियस है तो राइट आपको 35 डिग्री सेल्सियस करना है। रेंज दे रखा है तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस राइट करना है। पीएच जो है अगर 8.5 दे रखा है तो आपको 8.5 याद रखना है। अगर रेंज दे रखी है तो 6.5 से 7.5। अगर रेंज भी दे रखा है, पर्टिकुलर भी दे रखा है, तो आपको क्या याद रखना है? पर्टिकुलर को टिक करना है। ठीक है। बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं। याद रखना है कि नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन के 3 स्टेप में से 2 स्टेप में तो हेटरोट्रोफिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेप होती है जिसे हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, उसमें बैक्टीरिया की नेचर क्या होती है? ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं। यानी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों किस नेचर के हैं? ऑटोट्रोफिक इन नेचर के हैं। समझ में आया? इसके अलावा एक चीज और यहां मेंशन कर लेना, नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। हाँ, अगर मान लीजिए नाइट्रेट आपके सोइल के अंदर है, ठीक है, और वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर क्रिएट हो जाती है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का क्या होगा? कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पर भी आपके स्यूडोमोनास और बैसिलस काम आएंगे, उसको भी हम अभी बात कर लेंगे। एक बार ये लिखो, अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन कितनी स्टेप में होता है, कितनी स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। कौन कौन सी है? एमिनाइजेशन, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेना, आप लिखना चाहो तो नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन लिखे। वैसे शुरू में लिखना चाहिए था अपन को नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन 3 स्टेप्स में। फर्स्ट को हम बोलते हैं एमिनिफिकेशन, सेकंड को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, और थर्ड को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। कभी कंफ्यूजन मत होना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्राइट को इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट, और इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास। कैसे याद रखना है? 2 स्टेप है, ए और बी।
बी से क्या हो जाएगा बेक्टर, बेक्टर मतलब बाद में आएगा, यानी नाइट्राइट से नाइट्रेट को कन्वर्ट करते समय आएगा। आज का क्वेश्चन ये है, चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है अपना, कि क्या रीजन है कि फार्मर्स अगर मान लीजिए वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो ऐसा कहा जाता है कि उसको नाइट्रेट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जो है वो सरफेस पे करना है, किस पर करना है, सरफेस पर, और अमोनिकल अगर फर्टिलाइजर हैं तो उनका एप्लीकेशन उन्हें मतलब जो आपकी ऑक्सीजन लेयर होती है उसके नीचे करना है। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी हम बात करेंगे। एक बार ये लिखा क्या आपने? चलिए लिख लिया। चलिए इससे पहले एक और चीज, अभी हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया था, क्या आ गया था, नाइट्रेट। अगर मान लीजिए हमारी फील्ड जो है, फील्ड की कंडीशन क्या है, वाटर लोगेड है, कौन सी है, वाटर लोगेड। अब वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर क्या होता है, माइक्रो और मैक्रोपोर दोनों किससे फुलफिल होते हैं, वाटर के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है या सैचुरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। तो वाटर होल्डिंग वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों वाटर के द्वारा फुलफिल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की क्या होगी, अनअवेलेबिलिटी होगी। जो भी वहां एरोबिक बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रेट में से ऑक्सीजन को चुराएंगे और ये नाइट्रेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके N2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 गैस में, जिसे हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन कौन से स्टेज में होगा, वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर होता है। क्या होता है उसमें कि नाइट्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। यानी नाइट्रिफिकेशन का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इस वजह से क्या कहा जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। कंडीशन कौन सी है, वाटर लोगेड कंडीशन है। अगर यहां पर पूछा जाए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेनली आपका जो बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, ये दोनों ही क्या करते हैं, आपके डीनाइट्रिफिकेशन को कोज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़ा फेमस है, कि मान लीजिए कि वाटर लोगेड कंडीशन है, यानी राइस की फील्ड की हम बात कर रहे हैं। कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, वाटर लोगेड कंडीशन हम बोल सकते हैं, या फिर फील्ड किसका है, कौन सी क्रॉप लगा रखी है, राइस। अब आपने देखा होगा कि राइस के फील्ड के अंदर जो अपर लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं 1 to 10 mm की, कितने mm की, 1 से 10 mm की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीजन लेयर। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन लेयर, ठीक है। जबकि इसके नीचे वाला जो जोन होता है इसे कहा जाता है रिड्यूस जोन। क्या कहा जाता है, रिड्यूस जोन, या इसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज जोन। कौन सा जोन, ऑक्सीडाइज जोन। ये चीज क्लियर है, ऑक्सीडाइज जोन जिसके अंदर ऑक्सीजन की अधिकता होगी। नीचे वाले जोन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस जोन कहा जाता है। ये चीज क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? अब दो फर्टिलाइजर आपके पास दिए हुए हैं, फर्टिलाइजर, एक है आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर और एक है आपके पास अमोनिकल फर्टिलाइजर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फर्टिलाइजर को, यदि हमने राइस ग्रो कर रखा है तो किस फर्टिलाइजर को तो हमें रिड्यूस जोन के अंदर देना चाहिए और किस फर्टिलाइजर को हमें ऑक्सीडाइज जोन के अंदर देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नाइट्रेट, इसको मान लीजिए मैं ए कैटेगरी दे देता हूं और इसको मैं बी दे देता हूं, ठीक है। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को मैं कौन से जोन में मेरे को देना चाहिए, ए में या बी में, किस में देना चाहिए, ए में देना चाहिए या बी में देना चाहिए, इसको देना चाहिए किस में, ए में, और इसको देना चाहिए बी में। इसका रीजन क्या है वो समझते हैं। रीजन ये है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर को अगर हम ऑक्सीडाइज जोन में ना देंगे और किस में देंगे, रिड्यूस जोन में देंगे, तो रिड्यूस जोन में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे ही ये नाइट्रेट इस रिड्यूस जोन के अंदर जाएगा वहां पर स्यूडोमोनास और बेसिलस होंगे। स्यूडोमोनास और बेसिलस इसका यूटिलाइजेशन करेंगे और इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, N2 में। क्या प्लांट नाइट्रोजन को N2 के रूप में लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसकी हानि हो जाएगी, हमारा मतलब नाइट्रोजन लॉसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन लॉसेस हो जाएगा। तो हमेशा हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को कहा देंगे, ए जोन में, यानी ऑक्सीडाइज जोन के अंदर देंगे। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि अमोनिकल फर्टिलाइजर को कहां देना है, रिड्यूस जोन। क्या रीजन है कि हम ऑक्सीडाइज जोन में नहीं दे, आपने एक नाम सुना होगा वोलेटिलाइजेशन लॉसेस, और वोलेटिलाइजेशन लॉसेस किसके होते हैं, अमोनिया का होता है। ऐसे सोइल जहां का पीएच एल्कलाइन इन नेचर का होता है तो वहां पर अमोनिया जो है किस रूप में चली जाती है, वोलेटिलाइज, यानी वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन लॉसेस से बचने के लिए, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस से बचने के लिए हम अमोनिकल फर्टिलाइजर की ड्रेसिंग करते हैं रिड्यूस जोन के अंदर।
क्लियर है? किसमें करते हैं? रिड्यूस जोन के अंदर। अब NH4 अगर नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इसके पास नहीं है और प्लांट जो है वो किस फॉर्म में लेगा? अमोनिकल फॉर्म में। और मैंने आपको बताया भी है कि राइस जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करता है? अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हमें कौन से जोन में करना है? रिड्यूस जोन में करना है, जबकि आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किस में करना है? ऑक्सीडाइज जोन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? एक बार इसको लिख लीजिए। देखो, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, बुक्स के अंदर तो लिखा हुआ है कि भाई अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, फिर ये नाइट्राइट बीच में कहां से आता है? तो नाइट्राइट जो है ना बहुत मतलब अनस्टेबल स्टेज होती है, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए जो है ये बनता है और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रेट के अंदर। इस वजह से नाइट्रिफिकेशन इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस जब भी होंगे तो बीच में नाइट्राइट बनना चाहिए था, उसके बाद में N2 बनना चाहिए था, लेकिन वो एक बहुत क्षणिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो कहा जाता है कि नाइट्रेट का N2 के अंदर कन्वर्जन क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रिफिकेशन जो पूछ रहे हैं, यूट्रिफिकेशन का मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन का बढ़ना किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, उसे कहा जाता है यूट्रिफिकेशन। और उसके बाद में पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे उस कंसंट्रेशन का बढ़ते हुए जाना, उसे कहा जाता है यूट्रिफिकेशन। लिख लिया ये? लिखो लिखो आराम से। अमोनिकल फर्टिलाइजर को ऑक्सीडाइज जोन में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर वोलेटाइजेशन लॉसेस होने के चांसेस हैं। अमोनिकल फॉर्म में अमोनिया होती है और अमोनिया याद रखना है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो लॉस होता है वोलेटाइजेशन रूप में, कौन सी फॉर्म में होता है? अमोनिकल फॉर्म में होता है। इस वजह से हम इसको ऑक्सीडाइज जोन में नहीं देते। ये समझ में आ रहा है? इसको लिख लो फटाफट। वोलेटिलाइजेशन का मतलब क्या नहीं है? वोलेटिलाइजेशन का मतलब है लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिकल ड्यू टू द इवेपोरेशन लॉसेस, उसे हम बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वाष्प रूप में। चलो मेरी क्लास है उधर दूसरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल पढ़ के आना है ना।